नमस्कार। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की चर्चा में जहां पर हम चर्चा करने वाले हैं कि यूक्रेन और रशिया में जो संघर्ष हो रहा है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, दीर्घकालीन दृष्टि से, इसमें किसका फ़ायदा होगा। रशिया का फ़ायदा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का फ़ायदा होगा, यूरोपियन राष्ट्रों का फ़ायदा होगा, नाटो का फ़ायदा होगा। एग्जैक्टली इसमें किसका फ़ायदा होगा। अगर कोई मुझे पूछता है कि यूक्रेन और रशिया के संघर्ष में लॉन्ग टर्म में किसका फायदा होगा, तो मैं कहूंगा इट्स अ लूज लूज सिचुएशन। इसमें किसी भी स्टेक होल्डर का जो है दीर्घकालीन तरीके से फायदा नहीं होने वाला है। किस तरीके से, इसकी ही चर्चा आज हम करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी वॉर की वजह से, किसी भी युद्ध की वजह से उस प्रश्न का जो है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से निपटारा नहीं होता है। युद्ध के माध्यम से जो है किसी भी प्रश्न का पूरी तरीके से सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अगर रशिया यूक्रेन पर हमला करता है तो उसमें से भी दीर्घकालीन तरीके से कोई सॉल्यूशन वहां पे नहीं निकलने वाला है। हमें पता है पिछले कुछ महीनों में बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर में सैनिकों का जमावड़ा है। 1.25 लाख से ज़्यादा सैनिक रशिया ने यूक्रेन के उत्तरी और पूर्वी सीमा पर जमा करके रखे हुए हैं। बहुत सारे हथियार, इतना ही नहीं, यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस इस देश में रशिया ने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर मिसाइल्स भी डिप्लॉय करके रखे हुए। और इतना क्या कम था, अभी नाटो ने और उसके जो सहकारी राष्ट्र है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा पैमाने पर यूक्रेन को अलग अलग शस्त्रास्त्र वहाँ पे दिए हुए हैं। और नाटो ने अपने फोर्सेस का जमावड़ा भी आसपास के एरियाज में जमा के रखा हुआ है। ओवरऑल वहाँ का सिचुएशन बहुत ही स्फोटक बना हुआ है, एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन है। और एक गलती या कहीं पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से युद्ध में छिड़ने में परावर्तित हो सकती है। तो अब सचमुच में युद्ध होगा क्या? मुझे लगता है फुल फ्लेज्ड वॉर अभी भी होना पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है, सामरिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, जब ऑफेंसिव पोस्चर आपको लेना होता है, इसका मतलब जब आपको आक्रमण करना होता है तो आपके प्रतिस्पर्धी से, आपके राइवल से 3 गुना ज़्यादा सैनिक वहां पर उपलब्ध होना चाहिए। आज का रशिया का ओवरऑल जमावड़ा वहां पे देखते हुए सैनिकों की संख्या तो बढ़ी हुई है, लेकिन अभी भी ऑफेंसिव पोस्चर के लिए, फुल फ्लेज्ड वॉर के लिए, यूक्रेन में घुसकर पूरी तरीके से वॉर करने के लिए रशिया का प्रिपेयर्डनेस अभी भी पूरी तरीके से नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरीके से फुल फ्लेज्ड वॉर वहां पे छिड़ेगा क्या, उसका आंसर नहीं है। हो सकता है रशिया यूक्रेन में के कुछ पार्ट में, जैसे डोनबास का रीजन है जहां पे रशिया समर्थक बहुत सारे अलगाववादी गुट है, हो सकता है डोनबास के रीजन पर रशिया वहां पे कब्जा कर ले। या कुछ महत्वपूर्ण जो यूक्रेन में के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हो सकता है गैस पाइपलाइन हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण इस तरह के वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ हेडक्वार्टर्स हो, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश भी रशिया कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण, इस दबाव तंत्र के माध्यम से रशिया का पूरा प्रयास रहेगा कि अभी यूक्रेन में ज़ेलेंस्की, इनकी जो सरकार है, जो प्रो रशियन नहीं है, रशिया के समर्थक इस तरह की वो सरकार नहीं मानी जाती है, उस ज़ेलेंस्की के नेतृत्व वाले सरकार को हटाना है और वहां पे प्रो रशियन सरकार वहां पे लाना है। रशिया की भूमिका को, रशिया के फॉरेन पॉलिसी को पूरक भूमिका लेने वाला सरकार अगर रशिया का नेबरिंग नेशन यूक्रेन में होगा तो वो रशिया के फायदे की चीज होगी और इसके माध्यम से रशिया अपना स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वहां पे बढ़ाना चाहता है। और इसी कारण की वजह से एक तरह का दबाव तंत्र पिछले कुछ महीनों में रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पे बढ़ा रहा है। इस तरह की परिस्थिति हम वहां पे देख रहे हैं। तो सचमुच में अगर रशिया और यूक्रेन में युद्ध होता है तो रशिया का इस केस में फायदा है क्या? मुझे लगता है इसका आंसर नहीं है। अगर रशिया हमला भी कर लेता है, मान लो रशिया यूक्रेन के खिलाफ का युद्ध जीत भी लेता है, तो उसमें क्या होगा? लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो इमीडिएटली उसके बाद में यूरोपियन राष्ट्र और अमेरिका बड़े पैमाने पर रशिया के ऊपर आर्थिक निर्बंध लगा देंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर SWIFT
स्विफ्ट नाम की इंटरनेशनल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बैंकों के बीच में व्यवहार करने के लिए जो स्विफ्ट नाम की एक तरह की पद्धति है, उस स्विफ्ट फिनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम में से रशिया का पत्ता जो है वो कट हो जाएगा, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर बहुत सारा दबाव निर्माण होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका, यूरोपियन राष्ट्र बहुत सारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंट्रोल, आयात और निर्यात से संबंधित बहुत सारे निर्बंध रशिया के ऊपर लगा देगा, जिसका बहुत ही विपरीत परिणाम रशिया के अर्थव्यवस्था पर हो सकता है। मुख्यतः रशिया से अलग अलग तरह के नेचुरल गैसेस और अलग अलग तरह के एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और उसके माध्यम से रशियन अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा पैमाने पर विदेशी चलन मिलता है। उस पर बहुत ज़्यादा हद तक यूरोप के माध्यम से वहां पे बंधन लाए जा सकते हैं। जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट जो रशिया से जर्मनी तक जा रहा है, जिसके माध्यम से जर्मनी की 50 to 60% नेचुरल गैस की जो एक तरह की जरूरत है वो पूरी होने वाली है, उसके ऊपर भी निर्बंध डाल सकता है, और इससे रशिया का बहुत ज्यादा पैमाने पर नुकसान हो सकता है। सो ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक निर्बंधों की वजह से रशिया का इस युद्ध के बाद में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर मैं कहता हूं इट वुड बी एन इकोनॉमिक सुसाइड फॉर रशिया, तो वो गलत चीज नहीं होगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, अगर रशिया यूक्रेन पर पूरी तरीके से हमला करता है, जो अभी भी मुझे नहीं लगता है कि रशिया वैसा कर सकेगा या रशिया वैसे करेगा, तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रैटेजिक सुसाइड, क्योंकि युद्ध तो जीत लेगा रशिया, लेकिन उसके बाद में यूक्रेन में ऐसे बहुत सारे घटक होंगे जो प्रो रशियन नहीं होंगे, रशिया समर्थक नहीं होंगे, और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे अलगाववादी गुट, ऐसे बहुत सारे रशिया विरोधी गुट यूक्रेन में तैयार हो जाएंगे, और आने वाले कई सालों तक, आने वाले कई दशकों तक वो रशियन फोर्सेस के खिलाफ, रशियन रूल के खिलाफ जो है लड़ते रहेंगे। यानी एक तरीके से इंसर्जेंसी मूवमेंट, अलगाववादी मूवमेंट, रशिया विरोधी मूवमेंट यूक्रेन में बहुत बड़े पैमाने पर आने वाले समय में शुरू हो सकती है। सो पूरी तरीके से रशिया इसके माध्यम से अपना सामरिक हित, सामरिक उद्दिष्ट पूरी तरीके से हासिल नहीं कर सकेगा। सो इट वुड बी अ स्ट्रैटेजिक सुसाइड, यानी अगर रशिया हमला करता है तो इट वुड बी एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक सुसाइड। मान लो अगर व्लादिमीर पुतिन ये निर्णय लेते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर युद्ध नहीं करेंगे तो मैं कंसीडर करूंगा इट इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल सुसाइड, क्योंकि इतना सैनिकों का जमावड़ा आपने करके रखा हुआ है, इतना ऑफेंसिव पोस्चर आपने लिया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का आपने जो है आपके सैनिकों के जमावड़े पर खर्च करके रखा हुआ है। एक तरीके से रशिया के जनता को राष्ट्रवाद की नाम पर एक तरीके से उनको जो है चिताने का, वहां पे जो है एक तरीके से एक तरफ से जो है उनकी फ्लेम राष्ट्रवाद से संबंधित एक तरीके से लगाने की कोशिश आपने की है। और अगर आप युद्ध नहीं करते हो, यूक्रेन से संबंधित आपके सामरिक उद्दिष्ट अगर आप हासिल नहीं करते हो, अगर आप चुपचाप बैठते हो, तो कहीं ना कहीं व्लादिमीर पुतिन की जो एक तरीके की इमेज है कि राष्ट्रवाद के लिए जो है वो बहुत ही सक्षम इस तरीके का निर्णय लेने वाला नेतृत्व है, उस पर कहीं ना कहीं जो है आंच आ जाएगी, एंड इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल सुसाइड। सो युद्ध होता है तो इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक सुसाइड, युद्ध नहीं होता है तो पॉलिटिकल सुसाइड फॉर रशिया। सो इट्स अ लूज लूज सिचुएशन फॉर रशिया। नाटो की तरफ आते हैं। एक्चुअली नाटो की स्थापना क्यों हुई थी? अगर हम देखेंगे तो 20वीं सदी में अमेरिका और यूएसएसआर, इसके बीच में जो शीत युद्ध हुआ है, उस शीत युद्ध में अमेरिका और उसके साथी राष्ट्र जो है वहां पर खुद को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे थे। यूएसएसआर द्वारा हमला हो जाएगा, इसके लिए वहां पर 1949 में, दूसरे महायुद्ध के बाद में 1949 में 30 जो यूरोप से संबंधित राष्ट्र थे, छोटे छोटे राष्ट्र, वो इकट्ठा हो गए, उन्होंने मिलिट्री अलायंस किया, और वही था नाटो। 20वीं सदी में नाटो का महत्व था, खुद की सुरक्षितता के लिए यह बहुत जरूरी था।
लेकिन 1991 में 1991 में यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसके बाद में सचमुच में अगर देखा गया तो नाटो का 21वीं सदी में बहुत कुछ रिलीवेंस नहीं रहता है। बट खुद का रिलीवेंस, खुद का अस्तित्व अभी भी बरकरार रखने के लिए इस तरह का यूक्रेन से संबंधित सपोर्ट देना, इस तरीके से जो है रशिया विरोधी भूमिका लेना नाटो के लिए जरूरी था। तो एक तरीके से जो है नाटो का खुद का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए इस यूक्रेन प्रश्न का जो है नाटो अपनी तरफ से फायदा करके ले रहा है। ऊपरी ऊपरी तौर से यह हमें दिखता है, बट इन रियलिटी अगर हम देखेंगे तो नाटो एक मिलिट्री अलायंस होते हुए भी उसमें कहीं ना कहीं हमें फीचर्स, उसमें कहीं ना कहीं जो है हमें मतभेद वहां पे दिखाई दे रहे हैं। आज भी यूक्रेन को सपोर्ट करने में बहुत सारे नाटो के राष्ट्र जो है उनके फेवर में काम कर रहे हैं, लेकिन जर्मनी जैसा राष्ट्र है वो सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन की एक तरीके से सामरिक मदद करने से जो है कतरा रहा है। हमने देखा कि जर्मनी ने कहा कि अगर युद्ध हो जाता है तो यूक्रेन को जो है हम कोई भी मिलिट्री सप्लाई नहीं देंगे, उनको हम हेलमेट का सप्लाई देंगे, उनको जो है हम मेडिकल से रिलेटेड जो कुछ सप्लाई है उससे संबंधित वैद्यकीय सुविधाएं हम वहां पे देंगे। यानी मिलिट्री कोएलिशन का पार्ट होते हुए भी जर्मनी कहीं ना कहीं अपने आर्थिक हितों को देखते हुए, रशिया के साथ के नॉर्ड स्ट्रीम गैस प्रोजेक्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं यूक्रेन से मिलिट्री सप्लाई यूक्रेन को देने में जो है कहीं ना कहीं कतरा रहा है। यानी नाटो भी पूरी तरीके से जो है इकट्ठा नहीं है और सारी दुनिया के सामने इन 30 देशों में इकट्ठापन नहीं है, एक तरीके से यूनिटी नहीं है, ये चीज वहां पे आगे आ रही है। तो नाटो के लिए भी इस युद्ध के माध्यम से बहुत कुछ हासिल होगा क्या? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। यहां पर सबसे बुरे हाल जो है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। रशिया ने पर्पसफुली अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह का यूक्रेन के खिलाफ का बखेड़ा जो है वो तैयार करके रखा हुआ है। 2021 में अगर हमने देखा तो पिछले 20 सालों में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान में थी और सडनली अमेरिकी फौज जो है अफगानिस्तान से निकल गई और उसकी वजह से अफगानिस्तान में कितने बुरे हाल हुए ये सारे विश्व ने वहां पे देखा। यानी एक तरीके से अमेरिका की इमेज पूरे विश्व में हो गई कि सुपर पावर, इस टैग के आगे जो है अब क्वेश्चन मार्क वहां पे तैयार हुए हैं। अमेरिका अपने साथी राष्ट्रों को जब जरूरत पड़ती है तब उसकी मदद करता है क्या? तो बहुत सारे लोगों का कहना है, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल देखते हुए, द आंसर इज नो। तो सचमुच में नाटो का हिस्सा होते हुए भी अगर सचमुच में नाटो से संबंधित कुछ हमला हो जाता है या नाटो यूक्रेन के सपोर्ट में वहां पे उतरता है तो सचमुच में अमेरिकी फौज यूक्रेन में रशिया के खिलाफ उतरेगी क्या? मुझे लगता है जिसे कहते हैं बूट ऑन ग्राउंड, सचमुच में यूक्रेन की भूमि पर उतरकर जो है रशिया के खिलाफ अमेरिकी फौज लड़ेगी क्या? उसका आंसर नहीं है। और अगर ये नहीं करता है तो अगेन अमेरिका की जो है सारे विश्व में कहीं ना कहीं जो है उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वासार्हता है, उस पर कहीं ना कहीं दाग पड़ने की पॉसिबिलिटी है। और रशिया यही तो चाहता है कि अमेरिका की इमेज विश्व में जो है और खराब हो जाए, उनके मित्र राष्ट्रों में जो है अमेरिका से संबंधित अलग अलग तरह के प्रश्न चिन्ह निर्माण हो जाए। तो रशिया यूक्रेन संघर्ष के माध्यम से अब अमेरिका सुपर पावर, इस टैग के ऊपर भी जो है बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निर्माण हुए हैं। ये सही बात है कि अमेरिका ने यूक्रेन को 200 दशलक्ष डॉलर्स की जो है एडिशनल मिलिट्री सप्लाई से संबंधित मदद करने का वादा किया है। आर्म्स एंड एमिनेशन वाइज, शस्त्रास्त्र से संबंधित, बाकी चीजों से संबंधित अमेरिका मदद करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष रीति से अमेरिका रशिया के खिलाफ युद्ध में उतरेगा क्या? उसके बारे में जो है अभी भी क्वेश्चन मार्क वहां पे बरकरार है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस एक महत्वपूर्ण वहां का घटक है और फ्रांस का हमेशा कहना आया है कि यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का डिफेंस फोर्सेस होना चाहिए, उसकी अपनी अपनी जो है एक उस तरह की विचारधारा है। सो सिर्फ नाटो के आधार पर डिपेंडेंट रहने के बजाय सेपरेट फोर्सेस का पक्षधर रहने वाला फ्रांस ये देश रहा है। यानी यूरोपियन यूनियन में भी जो मुख्यतः अगर हम कंसिडर करेंगे तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुट है, उसमें भी कहीं ना कहीं हमें एक वाक्यता उसमें नहीं दिखती है।
यानी अब तक की चर्चा से आपको पता चलेगा ना इसमें रशिया का हित है, ना अमेरिका का हित है, ना नाटो इस संगठन का वहां पे हित है। और अगर सबसे बड़ी चीज हम देखेंगे तो अमेरिका और रशिया एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए यूक्रेन संघर्ष का कहीं ना कहीं अपने लिए फायदा करके ले रही है। यानी अगर युद्ध होता है तो कोई भी जीते कोई भी हारे, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है तो वो यूक्रेन की जनता का है। कई सारे लोग मारे जाएंगे, कई सारे लोग जख्मी हो जाएंगे। ऑलरेडी इकोनॉमी से रिलेटेड, यूक्रेन की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत सारे विपरीत परिणाम हो रहे हैं। यूक्रेन जो है रशिया के बाद में पूरे विश्व में, जिसे हम कहते हैं वीट, गेहूं गेहूं निर्यात करने वाला एक बड़ा देश माना जाता है, उसके ऊपर विपरीत परिणाम होंगे। यूक्रेन में बहुत सारे एनर्जी ऑयल के रिजर्व्स है, एनर्जी रिसोर्सेस है। ऑटोमेटिकली उसकी वजह से जो है पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एनर्जी रिसोर्सेस, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैसेस, इसकी कीमतें भी वहां पे बढ़ जाएगी। और ऑलरेडी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर एक तरफ जैसे ब्रेक लगा हुआ है, उसमें और विपरीत परिणाम रशिया और यूक्रेन के संघर्ष के माध्यम से होंगे। सो ओवरऑल जैसे मैंने कहा, भारत के लिए भी जो है अगर ये सारी सिचुएशन हम देखते हैं तो ये कुछ बहुत फेवरेबल नहीं है। एक तरफ रशिया से हमारे अच्छे संबंध हैं, तो दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हमने अमेरिका से बढ़ाई हुई है। अगर यूक्रेन संघर्ष होता है तो भारत ने अमेरिका के पलड़े में अपना जो है वेट डालना चाहिए, या भारत ने जो है रशिया की तरफ से अपना वेट डालना चाहिए? इस तरह का प्रश्न भारत के सामने वहां पे निर्माण हो जाएगा। यानी एक तरीके से जो है डिप्लोमैटिक डेडलॉक भारत के सामने जो है वो प्रश्न वहां पे निर्माण हो जाएगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं, ना रशिया के लिए, ना अमेरिका के लिए, ना यूरोपियन यूनियन के लिए, ना नाटो के लिए, ना यूक्रेन के लिए, ना भारत के लिए ये सिचुएशन जो है दीर्घकालीन तरीके से कुछ फायदा लेके आएगी। उसमें जो है कुछ हमारा जो है फायदा होगा, ओवरऑल इसमें नुकसान ही होगा। दैट्स व्हाई आई वुड से रशिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इज अ लूज लूज सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। डिप्लोमेसी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से अगर इसका कुछ हल निकलता है तो पूरे विश्व के लिए यह फायदे की चीज रहेगी। आज की इस चर्चा को यहीं पे हम विराम देते हैं। फिर किसी विषय के साथ फिर से मैं आपके साथ चर्चा के लिए आऊंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।